नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? बहुत से लोगों को शॉकिंग लगेगा, लेकिन किसी भी सच्चे देशभक्त के लिए सही मायनों में देश की परवाह करता है तो उसके लिए सवाल बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोगों को डाउट हुआ है कि क्या सही में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश के लिए, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बिना मनी ट्रेड और बिना कन्वेंशन के अरेस्ट कर लिया गया। 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मर्जी के अनुसार अपॉइंट किया गया। इलेक्ट्रो बॉन्ड्स इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को लेकर टीवी चैनलों और अखबारों से गायब कर दिया गया। देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस कह रही है कि उनके बैंक अकाउंट को सीज किया गया है और कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। वो सालों पुराने केसेस को लेकर इलेक्शन से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन पर 1700 करोड़ का फाइन लगा दिया है। रिपोर्ट किया जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 1100 करोड़ का फाइन लगा दिया गया। देश भर से खबरें आ रही हैं कि जैसे अपोजिशन के कैंडिडेट क्लियर होते ही उन पर ईडी और आईडी के नोटिस आ जा रहे हैं। और कांग्रेस का यह तक कहना है कि अखबारों में पेड एडवर्टाइजमेंट छापने तक नहीं दिया जा रहा है उनको। ये बोल रहे हैं कि चंदा लो चंदा दो, ये धंधा चल रहा है। क्या हो रहा है देश में? क्या इस तरीके से इलेक्शन लड़े जाएंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए? इन सभी सवालों को बचाने के लिए इस वीडियो में जानते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि डेमोक्रेसी सुरक्षित है देश में अभी तक, जिन्हें लगता है तानाशाही एक अच्छी चीज है देश के लिए। इन सभी को आंसर करेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से लेकर। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, और वो भी तब जब कोर्ट में कोई गुनाह साबित तक नहीं हुआ हो। इससे पहले दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया। ये सब लोग आज भी जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर होने में है और सत्येंद्र जैन को 2 साल से ऊपर होने को है, जेल में बंद रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी का गुनाह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया है। ईडी का आरोप है कि आम आदमी के लीडर्स को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई इन एक्सचेंज ऑफ अनड्यू बेनिफिट्स दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के तहत। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी बोल रही है कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है इस चीज का जो साबित कर पाए कि आम आदमी पार्टी कुछ गलत किया हो। मनीष सिसोदिया के लॉयर्स ने ये बात बताई थी कि दिल्ली हाईकोर्ट को कि यहाँ पे कोई मनी ट्रेल नहीं है। इनफैक्ट ये पॉलिसी से देश की जनता को फायदा होने वाला था, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया था इस पॉलिसी की वजह से। बाद में इसे इस्तेमाल किया जा सकता था अस्पताल और स्कूल के लिए। सवाल ये उठता है कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो इन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है? इसके पीछे कारण है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कानून। और इसमें 2018 में जो कानून को अमेंडमेंट की गई थी मोदी सरकार ने, इस अमेंडमेंट में बताया गया था बेल की कंडीशंस बदल दी गई, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया गया। बाकी कानूनों में क्या होता है, बेल मिलना आपका अधिकार कंसीडर किया जाता है। PMLA में क्या हो गया है, तब तक बेल नहीं मिलेगी जब तक आप अपने आप को साबित नहीं कर पाओ। इसी 2018 में अमेंडमेंट ने ईडी को और ताकत भी दे दी गई थी। इन चीजों को अरविंद केजरीवाल ने खुद ने एक्सप्लेन किया था, उन्होंने अरेस्ट से पहले बताया था उन्होंने। और क्योंकि उन्होंने बोला था कि जमानत क्यों नहीं होती है और ईडी में पलट दिया गया था। जब तक आप प्रूफ नहीं करते हैं तब तक वो आपको फ्री नहीं करेंगे, बेल नहीं मिल सकती आपको अगर आप प्रूफ नहीं करते हैं तो। और अगर आप पर झूठा या सच्चा कोई आरोप लगाएगा, अगर आप उसको प्रूफ नहीं करोगे तो आप जेल में रहोगे। बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते। लेकिन बात इतनी सी सिंपल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट के पीछे एक इलेक्ट्रो बॉन्ड की घोटाले का भी कनेक्शन है। कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके अनुसार अरविंद केजरीवाल को 4 लोगों के स्टेटमेंट के बल के अनुसार अरेस्ट किया। एक इंसान है शरद चंद्र रेड्डी, वो अरविंदो फार्मा कंपनी के हेड हैं। 9 नवंबर 2022 की बात है जब ईडी ने रेड्डी को बुलाया था पूछताछ के लिए इसके बारे में, और उन्होंने स्टेटमेंट दी उस दिन केजरीवाल के फेवर में दी थी। लेकिन अगले ही दिन 10 नवंबर को 2022 को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट होने के 5 दिन बाद इनकी कंपनी अरविंदो फार्मा ने 5 करोड़ का चंदा डोनेट किया बीजेपी को इलेक्ट्रो बॉन्ड के द्वारा। और ये चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रो बॉन्ड डेटा को देखकर आप समझ लीजिए इतने 6 महीने तक जेल में रहते हैं। ये 9 अलग अलग स्टेटमेंट दी 6 महीने के पीरियड में, सारी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल के। फिर लेकिन 25 अप्रैल 2023 को 6 महीने जेल में रहने के बाद अगली स्टेटमेंट देते हैं, वो केजरीवाल के खिलाफ होती है। अगले महीने मई 2023 को ईडी इन्हें बेल दे देती है और जून 2023 में ये ईडी के अप्रूवल बन जाते हैं इस केस में। और बेल मिलने के 6 महीने बाद इनकी कंपनी 25 करोड़ रुपए की और डोनेशन करती है बीजेपी को। आप देख रहे हैं किस लेवल का खेल खेला जा रहा है। इलेक्ट्रो बॉन्ड्स का डेटा बताता है कि टोटल इनकी कंपनी का 52 करोड़ की बॉन्ड खरीदी थी, जिनमें से 2/3 34 करोड़ रुपीस बीजेपी के पास गई, 15 करोड़ बीआरएस के पास और 2.5 करोड़ टीडीपी के पास।
यही कारण है कि अतिशी ने कहा था कि लीजर्स के पास मनी ट्रेड है, वो आम आदमी के पार्टी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जाता है। जो बाकी 3 लोग हैं उनकी स्टेटमेंट की वजह से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। उनकी कहानियों में भी ऐसे ही क्रोनोलॉजी सामने देखने को मिलेगी। यही कारण है अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक समन को मिस किए जा रहे थे, उन्होंने लीगल ठहराया था और उनके बाद उनके अनुसार था ईडी का मतलब था किसी न किसी बहाने से अरेस्ट करना था, पार्टी को खत्म किया जा सके और दिल्ली और पंजाब की सरकार को गिराया जा सके। लेकिन 8 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में डिफेंड कर रहे हैं, और वो भी क्योंकि वो साबित कर रहे हैं कि मैं कुछ भी गुनाहगार नहीं हूं, और वो बता रहे हैं वो। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर रिएक्ट करते हुए कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी बोला, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। और उन्होंने बोला, ये ट्वीट करते हुए बताया उन्होंने, मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल पर अपना अकाउंट फ्रीज करना, और अब तो चुने गए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी पर भी आम बात हो गई। कांग्रेस पार्टी को अलग तरीकों से खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और यह कोशिश कई महीनों से की जा रही है। पिछले अगस्त के महीने में राहुल गांधी पर एक बहुत अजीब और गजीब डेफिनेशन केस दर्ज किया गया, जिसके डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, जिसमें सूरत के कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी राहुल गांधी को। सुप्रीम कोर्ट ने वरना होने से बचा लिया उनको। 2 अपोजिशन पार्टी हैं टॉप लीडर्स जो जेल में होते। अब क्या किया जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, और इसके पीछे क्या कारण दिया जा रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कांग्रेस ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे डेडलाइन के टाइम, और इसके अलावा 31 साल पुराना केस कांग्रेस का खोला जा रहा है 1993-1994 का, और उनका कहना है कि वहां पर कुछ हुआ था उस समय पर, उसका अपील चार्ज मांगते हैं। और 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को, और सेम दिन रिपोर्ट्स में आया कि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। और किस कारण से, क्योंकि उन्होंने पुराना पैन कार्ड यूज ले लिया था। हर एक अपोजिशन पार्टी के इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। एक ट्वीट को देखिए, टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट साकेत गोखले ने लिखा है कि पिछले 72 घंटे में उन्हें 11 अलग अलग इनकम टैक्स के नोटिस आ गए हैं, कुछ 7 साल पुराने भी नोटिस आए हैं। क्या ऐसे होंगे फ्री और फेयर इलेक्शन? उन्होंने बताया। एक फिल्म का डायलॉग याद आता है, और ये देख लीजिए आप। जब डिक्टेटर नाम की एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें एक सैटिकल कहानी सुनाती है, उसमें फिक्स डिटेक्टर रेस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और आज ये सब हो रहा है। इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्तों। पहले जर्मनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था, फिर अमेरिका की तरफ से आया, और अब यूनाइटेड भी कहने लग गया है कि वो उम्मीद करते हैं इंडिया में लोग फ्री और फेयर तरीके से वोट कर पाएंगे। सबके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। कुछ भी बीजेपी के पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि हम 400 से ज्यादा सीट लाना चाहते हैं ताकि हम देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके। इस खबर को देखिए, 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकन को कैंडिडेट घोषित किया गया। ये हुआ सुबह 9 बजे। 1 घंटे बाद 10 बजे जिन्हें उनका नाम घोषित हुआ, ईडी का समन आ जाता है तुरंत। ये दबाव है लोकतंत्र पर, ये डराने की कोशिश है लोकतंत्र के। एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा। 8 महीने पहले इन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर ली, और उसका नतीजा क्या हुआ। 29 मार्च की खबर को देखो, जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ, उन्हें बंद कर दिया गया। तब मोदी सरकार कहती है कि यहाँ कोई करप्शन नहीं है। नहीं, और ऐसे बहुत सारे केस हैं, अगर आप देखना चाहो तो। कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन पर वहां पे स्पैम का आरोप था। 25 मार्च को ये बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और अचानक से इन्हें बीजेपी का टिकट मिल जाता है। ये सब देखने के बाद में कुछ लोग इतने बेशरम है कि फिर भी कहते हैं कि अगर ये नहीं तो और कौन। भारत देख रहे हो, हालत देख रहे हो देश में क्या हो रही है। हालत ये हो गई, कोई भी और ऑप्शन है ही नहीं बेहतर। देश में इलेक्शंस को फेयर कंडक्ट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशंस की, लेकिन वहां पर अपनी अलग कहानी चल रही है। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। चीफ इलेक्शंस राजीव कुमार जी का कहना था कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया हेल्थ कंसल्टेंसिंग के जरिए। उनके पास के जो लोग थे उनका कहना था कि एक्चुअली में अरुण गोयल जी की हेल्थ थी परफेक्ट थी। कारण इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि चीफ इलेक्शंस कमिश्नर राजीव कुमार और अरविंद गोयल के बीच में असहमतियां थी। अब इसके अलावा एक इलेक्शंस कमिश्नर की पोस्ट खाली थी। देश में 3 इलेक्शंस कमिश्नर्स होते हैं, इनके रेजुलेशन के बाद में 2 पोस्ट खाली हो गई। 2 नए इलेक्शंस कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाए, कौन अपॉइंटमेंट करेगा। मार्च 2023 में 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने ऑर्डर किया था, इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस के द्वारा। मोदी सरकार 3.5 महीने पहले एक
एक कानून लेके आई और नया कानून लेके आई, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, हमारी सरकार के यूनियन मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। इसके अनुसार 2 नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। 3 लोगों की जो कमेटी बनाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे थे होम मिनिस्टर अमित शाह और तीसरे पॉलिटिशियन अधीर रंजन चौधरी। इस अपॉइंटमेंट के वक्त भी प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। अधीर रंजन चौधरी जी बोल रहे हैं कि एक रात पहले 212 नामों की लिस्ट दी गई, मीटिंग से एकदम पहले 6 नामों की शॉर्ट लिस्टेज दी गई और उसमें समय ही नहीं दिया गया जज करने के लिए कि इसे अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए, क्या बैकग्राउंड क्या है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, इंटीग्रिटी कितनी है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी मर्जी से इन 2 इलेक्शंस कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कंसल्ट जरूर किया कि ये गलत है, इस तरीके से सही डिटेल्स नहीं दिखाई गई। उसके अलावा कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोर्ट ने कहा कि बहुत पे हो जाएगा, 2 अपॉइंटमेंट को रोक देंगे। तो कौन थे 2 नए इलेक्शंस कमिश्नर जो अपॉइंट किया गया? पहले थे ज्ञानेश कुमार जो रिटायर IAS 2016 से लेकर 21 के बीच में होम मिनिस्टर के अंदर काम करते थे अंडर अमित शाह। दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू, रिटायर IAS ऑफिसर हैं जो 2014 से लेकर 2023 तक पहले मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट में काम किया, चेयरपर्सन में। क्या इलेक्शन कमिश्नर से एक्सेप्ट किया जाता है कि फेयर तरीके से लोकसभा के कंडक्ट करवा पाएंगे? ये टाइम बताएगा। हमारा देश या कोई भी इंस्टीट्यूशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो जिम्मेदारी यूडिशंस पर आती है। लेकिन देश के कोर्ट्स में जो कहानी चल रही है वो भी ज्यादा अलग नहीं है। 8 मार्च को जो एक शॉकिंग केस देखने को मिला, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत जे उपाध्याय जी हैं, उन्होंने अपनी उससे रिजाइन कर दिया। कुछ दिनों बाद फॉर्मली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन्होंने खुद एडमिट किया कि रेजिडेंस से पहले ही बीजेपी को अप्रोच किया था। एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था कि बहुत मुश्किल होता है गांधी और गोडसे के बीच चुनने में। ऐसे जजेस अगर पॉलिटिकल पार्टियों के कांटेक्ट में रहेंगे, क्या हमारी जुडिशल्स को आजाद कहा जा सकता है? आप ही बताइए। कोर्ट कचहरी के सिस्टम में अक्सर एक बात बार बार दोहराई जाती है, इसका मतलब है कि बेल मिलना अधिकार है लोगों का, लेकिन आज के दिन चीफ जजेस ऑफ जो अधिकार जो कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्ट में जेल रूल बनता जा रहा है। लोअर कोर्ट्स के जजेस बेल देने से झिझक रहे हैं। एडवोकेट दुष्यंत के अनुसार और जजेस पर प्रेशर है, डर का माहौल है, एक जजेस को अपनी फैमिली की चिंता है। और अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर देश में हालत सही इतनी बुरी है तो वीडियो कैसे बना रहा हूं मैं? स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये गाड़ी टूटी हुई है या सही सलामत है? और जो स्क्रीन पे दिख रही है वो बताओ। अब कोई भी नॉर्मल इंसान बोलेगा कि ऑफिशियल भाई ये गाड़ी टूटी हुई है। शेखर गुप्ता का जो लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि गाड़ी में ड्राइवर बैठा है, गाड़ी चल रही है, तो इसका मतलब है गाड़ी सही सलामत है। उनका क्या, जिनका मुंह बंद किया जा रहा है। 6 लोगों को अरेस्ट किया है, 100 से ज्यादा FIR कराई गई, सिर्फ इसलिए कि लोग पोस्टर चिपका रहे थे मोदी हटाओ देश बचाओ। लेट पवन जायसवाल के अनुसार 4 सेक्शन के अंडर केसेस फाइल किए गए, सिर्फ इसलिए उन्होंने रिपोर्ट किया इस रूल में मील के तौर पे बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई जा रही है। ये बहुत बड़ी लॉजिकल पॉलिसी है जिसे चीजों को जबरदस्त तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट बनाया जा रहा है। या तो देश डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। कभी नहीं कहा कि देश ऑलरेडी हैंडेडशिप डिक्टेटरशिप में जा रहा है। मैंने कहा था देश डिक्टेटरशिप की ओर गिर रहा है और अभी भी यही कह रहा हूं मैं। डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप स्केल है, अलग अलग तरीके हैं जो डेमोक्रेसी मेजर करने के, वो भी 0 to 10 के बीच में नंबर देते हैं। अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छी चल रही है तो डेमोक्रेसी, तो इसके बाद वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉप डेमोक्रेसी, डेफिनेशन डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अथॉरिटी और डेमोक्रेसी। और लोगों को अपनी गाड़ी की इतनी चिंता होती है कि छोटा सा स्क्रैच और डेंट लग जाता है, चिल्लाने लग जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पर डेमोक्रेसी की गाड़ी पर ऐसे डेंट मारे हैं, इस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई है गाड़ी की। लोग हैरान है कि गाड़ी में चल कैसे पा रही है गाड़ी। अपने आप को देशभक्त कह रहे हो तो गाड़ी की हालत देखकर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हो तो क्या आप देशभक्त कहलाने लायक हो? इसी महीने डेमोक्रेसी की रिपोर्ट 2024 में रिलीज हुई और इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्होंने इंडिया को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? इलेक्टोरल ऑटोक डेमोक्रेसी के तौर पे डाला गया है, 2 कदम दूर। और उन्होंने देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन एक फेयर लेवल पर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लोगों की आजादी खत्म की जा रही है। इस रिपोर्ट में लिखा है मोदी सरकार ने सेडिशन, डिकंडीशंस और काउंटर टेररिज्म को का इस्तेमाल कर अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए जल्द ही इस लिस्ट में एक और नया कानून ऐड हो सकता है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन 2023 के अंदर नए IT रूल्स को लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग के बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है, व्हाट्सएप चैनल भी है, जो ब्रॉडकास्टिंग की कैटेगरी में आते हैं, और हर ब्रॉडकास्ट को
को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना होगा। सरकार की एसेंट्रल वैल्यू कमेटी होगी और उसमें बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वो यही वीडियोज मैसेज भेज सकते हैं लोगों को जो कम्युनिटी के द्वारा अप्रूव किए जा रहे होंगे। इस कानून के तहत सरकार के पास बहुत पावर होंगी, अपने सभी अकाउंट्स को जाके सीज कर सकते हैं। वो सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। तब आपके पास आर्गुमेंट क्या बचेगा? तब कोई बोलने वाला ही नहीं बचेगा। डेमोक्रेसी अच्छी चल रही है देश में। इस गलत बहमी में मत रहना कि देश में सरकार का सपोर्टर हूँ, मोदी का सपोर्टर हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा। डिक्टेटरशिप भी बन गया तो मेरे लिए तो सब अच्छा चलता रहेगा। सोनम वांगचुक को जानते हो आप? सोनम वांगचुक भी बीजेपी का समर्थन करते थे। आर्टिकल 370 हटाया गया था जब उन्होंने बीजेपी के पक्ष में थे। वो जब उनके एरिया में प्रॉब्लम आई, उन्होंने अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी तो 21 दिन तक अनशन पर बैठने के बावजूद भी सरकार का मुंह नहीं खुला। डिक्टेटरशिप में एक डिक्टेटर अपने अहंकार, अपनी पावर, अपने पैसे से मतलब रखता है, जनता की कोई फिक्र नहीं करता है। बहुत से किसान सरकार के समर्थक थे। जब उन्हें पता लगा कि अपनी मांगे रखने का अधिकार भी नहीं दिया जाएगा, सारा मीडिया उन्हें देशद्रोही करके बदनाम करेगा। जब उन्हें एहसास हुआ कि डिक्टेटरशिप का क्या मतलब हो सकता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, पेपर लीक होता है, चुप बैठे रहो। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठानी है, आवाज दबा दी जाएगी। अपनी डेली लाइफ में किसी भी तरीके का नाइंसाफ अगर आप सह रहे हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह रहा है अपना मुंह बंद चप करके बैठने के अलावा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ये चीजें ऑलरेडी होते हुए देख सकते हैं। और अगस्त 2023 में मनीष जितेंद्र सिंह ने बताया 9,60,000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पड़ी हुई है। प्राइवेट जॉब्स की बात करी जाए तो हायरिंग प्लेटफॉर्म्स इंडिया की टेम्परेरी के बताया जा रहा है दिसंबर 2021 से फ्रेशर जॉब पोस्टिंग्स डिक्लाइन होती जा रही है। मार्च 2024 की रिपोर्ट में फ्रंटलाइन की है। आईटी सेक्टर में जॉब्स की सिचुएशन इतनी खराब है कि हरियाणा सरकार को 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की एडवर्टाइज करनी पड़ी। इजराइल में एक ऐसा देश वॉर जोन बना चुका है, हरियाणा के यूथ को वहां पर भेजा जा रहा है सरकार के द्वारा। ये हालत है देश में जॉब्स की। महंगाई की क्या बात करें, पेट्रोल का दाम 90 से लेकर 110 रुपए तक पहुंच चुका है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट बताती है यूनाइटेड जो फूड प्राइडेज है, जो ग्लोबल फूड्स है, जो -10.1% पर आता है। दुनिया भर में तो खाने के प्राइजेस कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में फूड प्राइजेस हैं जो दिसंबर 2023 में 9.5%। सरकार खुद 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाना बांटती है। बताओ क्या जरूरत पड़ गई 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना देने की? तभी हो सकता है जब लोगों के पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हो। ये सुनने के बाद अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि ये सिर्फ मोदी सरकार के बारे में क्यों बोलता है। लेकिन व्हाट अबाउट इंदिरा गांधी के बारे में? वो भी डिक्टेटर थी। उनके डिक्टेटर उन वाली चीजों के बारे में क्यों बात नहीं करता? क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी? नहीं। अगर मैं होता तो यही वीडियो बनाता उनके लिए भी। क्यों अभी भी इनफैक्ट ये वीडियो बनाया है क्योंकि इंदिरा गांधी उस टाइम गलत थी, एक काला धब्बा थी। कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी। उस वक्त हुआ जो गलत था वो अब हो रहा है, वो भी गलत है। कुछ लोगों के बहादुर संघर्ष के बाद से डेमोक्रेसी को बचा ले गए, लेकिन आज देश को कौन बचाएगा? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, अपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा रहा है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। उसी जज्बे से आज देश की जनता को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। अगर गांधी जी, भगत सिंह जी उस समय उनकी रिस्पेक्ट करते हो, उनकी जज्बा भी लेके आओ। अगर उन्होंने खून पसीना बहाकर आजादी दिलवाई है, उसकी आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना है, हमारा धर्म है। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अपने आप को एक लोकतंत्र का रक्षक होगा और इस जिम्मेवारी और हम सब की है। इन 4 चीजों को याद रखना है। अपनी आवाज उठानी है, वोट करना है, दूसरों को वोट करवाना है और हंसना और प्यार फैलाना है। और बस इतनी सी जरूरत है। हम देश को बचा सकते हैं, हम देश को बचाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।